कि ग्रामर की जरूरत क्यों नहीं होती आपको जब आप ये कर रहे हो, तो ग्रामर पढ़ के जाने की आवश्यकता सच नहीं होती है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि 15 नंबर में पेडागोजी है और बाकी के बचे हुए 15 नंबर में 2 पैसेज आते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। तो हमें ये बात पता है कि ग्रामर महत्वपूर्ण नहीं है, एंड मोमेंट पे तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है। पहले से आपने बेसिक ग्रामर पढ़ने का आपका मन किया हो, आपने पढ़ लियो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप ग्रामर नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो भी आप पेपर में नंबर लेकर के बढ़िया आ सकते हैं। तो समझते हैं 30 नंबर की कोई भी लैंग्वेज पेडागोजी होती है आपकी, जिसमें से 15 नंबर आपके पेडागोजी के हैं और 15 नंबर उसके लिए प्लेलिस्ट नोट्स वगैरह सब दिए हुए हैं आपको। 15 नंबर में ये 2 पैसेज आते हैं, एक पैसेज बड़ा एक छोटा। आप अभी हम पहले जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिन्होंने लैंग्वेज 1 लिया होगा हिंदी को, उनके सामने पहले कविता आती है, यानी पद्यांश आएगा, और ये छोटी होती है, कविता छोटी होती है कंपैरेटिवली, और पोएम आती है जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज 1 ली होती है। तो हम एक पोएम यानी एक कविता और एक पद्यांश और 2 गद्यांश सॉल्व करेंगे। गद्यांश और पद्यांश से ज्यादा जो ध्यान देना है आपको, एक तो ये नई स्क्रीन पे दिखेगा आपको, तो थोड़ा पढ़ने में अनकंफर्टेबल होगे, जरूरी है उतना होना, क्योंकि अगर सेम पेपर पे आप मार्क कर पाएंगे, पेंसिल वगैरह ले जाना। दूसरी चीज कि आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, वो छोटी छोटी जो ट्रिक्स है, जैसे मेरा बेसिक फंडा ये रहता है कि अब जैसे देखो ये कविता है आपके सामने आ गई है ना, अब पद्यांश अगर है या कविता है यानी छोटा सा पैसेज है, अगर ऐसे 4, 6, 8 लाइन का, तब तो कोई बात नहीं, आप पहले पैसेज पढ़ लो। नहीं तो अगर आपको दिखे कि पैसेज बड़ा है, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो, और क्वेश्चन ज्यादा हैं। अगर 6-7 क्वेश्चन से ज्यादा हैं किसी पैसेज में, 8 क्वेश्चन हैं, ऐसा भी होता है कई बार 9 क्वेश्चन एक पैसेज में, 6 क्वेश्चन दूसरे पैसेज में, तो वो 9 में से कम 3 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। जो उपसर्ग प्रत्यय के बारे में होगा एक क्वेश्चन विलोम, और आपके जिसको हम कहते हैं कि समानार्थी शब्द या जो सेम सिनोनिम जिसको हम कहते हैं उसके बारे में होगा, पर्यायवाची जिसको हम कह रहे हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको चेक करना होगा कि ऑड वन आउट कौन सा है। तो 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले पैसेज में क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पैसेज पढ़ो। अब क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में थोड़ा सा रह जाता है कि कौन सी बात पूछी थी इसमें। सरसरी निगाहों से पहले क्या करना है, स्किमिंग कर लेनी है। तो अगर छोटा पैसेज है तो आप डायरेक्ट, जैसे ये कविता है तो इससे तो आप डायरेक्ट पढ़ लो इसको, क्योंकि इसमें कितनी लाइन है, 6 लाइन कुल ही है, तो इसमें आप पहले क्वेश्चन ना भी पढ़ें तो भी चलेगा। लेकिन इसके बाद जो मैं पैसेजेस कराऊंगी, अगर थोड़ा भी बड़ा पैसेज है तो पहले क्वेश्चन पढ़ो बाद में पैसेज, है ना। तो ये काव्यांश है, एक कविता है, फटाफट से पढ़ते हैं, 6 लाइन की कविता है, मजा आएगा। और पढ़ते समय भी आप कैसे चीजों को ध्यान रख सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों पे, प्रश्न संख्या क्या है, 1 से 6 क्वेश्चन है यानी इसमें, और 6 ही लाइन है। अरे बढ़िया भाई। आया समय उठो तुम नारी, अब देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे पहले ही नारी को क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया है, क्योंकि पढ़ के पता लग जाएगा कि नारी के बारे में है ना। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। ऐसे भारी भारी शब्द को पहले ही दिमाग में रखो, हाईलाइट कर लो। आया समय उठो तुम नारी, तुम्हें करना है, युग निर्माण तुम्हें करना है, ये 2 लाइन हो गई। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, चलो ठीक है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो, मतलब नारी के बारे में बात हो रही है, नारी इसलिए हाईलाइट कर लिया। 6 ही तो लाइन है, ये तो कॉमन सेंस है हमारा। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कॉमन सेंस डेवलप नहीं होगा। ये मत सोचेगा सीधा पेपर में बैठेंगे जाके और दिमाग इतनी ही स्पीड से चलेगा, है ना। तो नारी के बारे में है, फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, कविता का मुख्य स्वर है गौरव गाथा, युग निर्माण, स्त्री शक्ति या स्वतंत्रता। फटाफट से पोल मैडम, हाँ तो पोल में आप जवाब देंगे। अब कविता का मुख्य स्वर स्त्री शक्ति है, यही दिख रहा है हमें तो, है ना। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, ये युग निर्माण के बारे में नहीं है, नारी के द्वारा युग निर्माण के बारे में है। तो इसमें कि अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, तो ये क्या हुआ, नारी शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, स्त्री शक्ति की बात हो रही है। गौरव गाथा और वो सारी सेकेंडरी बातें हैं। तो आपको अगर दिन को रात कहे ना पैसेज, तो दिन को रात कहना है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, वही वाली बात है। अगर पैसेज में दिन को रात लिखा है तो दिन को रात जवाब देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्त्री शक्ति, सिंपल जवाब, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि जो मुख्य यहाँ पे स्वर है या जिसको संबोधित किया जा रहा है वो नारी है पैसेज में, ठीक है ना। युग निर्माण, स्वतंत्रता, ये नारी शक्ति के द्वारा या स्त्री शक्ति के द्वारा करने की बात की गई है। तो थर्ड ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। अगेन पैसेज हमारे सामने है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 ही पढ़ लेते हैं। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है, क्या औसत है, संज्ञान योग्य है, नगण्य है या अप्रासंगिक है। अगर आपने अब दोबारा पैसेज को नहीं भी देखा तब भी आप जवाब दे सकते हैं कि भाई नारी की शक्ति को या स्त्री शक्ति को महत्वपूर्ण बताया है कि जो युग निर्माण के पत्थर हैं उसको तुम्हें ही नींव रखनी है, और इस तरह की बातें कही हैं, अपने आप को कमजोर मत समझो। तो औसत तो नहीं हो सकती नारी की भूमिका स्वतंत्रता प्राप्ति में, क्योंकि महत्व दिखाया है पूरी कविता में, तो औसत तो एवरेज होता है, वो तो होगी नहीं। महत्वपूर्ण ही जो पूरा संबोधन ही है वो नारी को लेकर के है। संज्ञान योग्य है, हाँ
मतलब ध्यान में रखने योग्य है, जिसपे फोकस किया जाना चाहिए। बात तो सही है, फिर भी देख लेते हैं। नगण्य है यानी जीरो है, शून्य के बराबर है। इग्नोरेंट, बहुत ही ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। अप्रासंगिक है यानी प्रसंग ही नहीं है, कोई प्रसंग ही नहीं उठता, कोई संदर्भ ही नहीं है नारी शक्ति के द्वारा स्वतंत्रता का, ऐसा नहीं है। तो हमें सिंपल पता है पैसेज में जवाब संज्ञान योग्य है, महत्वपूर्ण भूमिका है, तो बिना पढ़े भी दे दिया ये तो जवाब। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है, जो आप ज्यादा पैसेज सॉल्व करेंगे और तरीके से करेंगे तो डेवलप हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? खुद से कर लो कोशिश, है ना। 6, अब आपको पता है गौरव की बात इसमें हुई है, अबला का प्रयोग, नीव की बात हुई है, सबला यानी सबल, जिस शक्ति जहां पे होती है। अबला नहीं कहा गया, नारी को अबला नहीं कहा गया, पैसेज में कमजोर नहीं दिखाया गया। स्त्री शक्ति की बात हुई है, यहाँ पे कमजोरी की तरह देखने की बात नहीं हुई है। एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट पे हम कह सकते हैं ये एक पैसेज है, तो सॉरी कविता है। तो कविता छोटी होती है, सॉल्व करने में आसान होती है, बस समझ में आ जानी चाहिए। तो विशेषण शब्द का कौन सा एक एडजेक्टिव है जो नारी के विषय में नहीं हुआ? तो अबला, हम कहते हैं ना अबला नारी, बेचारी अबला नारी। अभी बेचारी, अबला, ये सब कैसी बातें हैं जो यहाँ पे हुई ही नहीं है, ये विशेषण है ही नहीं। तो सबला है, नीव है, गौरव है। एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना, कि विशेषण की अगर हम बात करें तो उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमजोर न समझो। तो अबला तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे कहीं बात ही नहीं हुई, गौरव की बात हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? निर्माणकारी शक्ति यानी कि वो कुछ नया बना सकती है। युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव जननी हो संपूर्ण जगत की, या कमजोर न समझो। निर्माणकारी शक्ति, युग निर्माण तुम्हें करना है में निर्माणकारी शक्ति जो भाव है, निर्माणकारी शक्ति का मतलब क्या है कि तुम निर्माण कर सकती हो, सिंपल बात। तो ये तो आंख बंद करके भी जवाब दे दोगे, युग निर्माण तुम्हें करना वाली पंक्ति में है, ना कि आजादी की खुदी नींव। और निर्माणकारी की बात यहाँ पे युग निर्माण करने से है, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कमजोर न समझो नहीं, निर्माणकारी शक्ति पूछा है आपसे, तो आपको पता है यहाँ पे युग निर्माण तुम्हें करना है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि निर्माणकारी शक्ति की बात हो रही है, ठीक है ना। किसका निर्माण करना है? युग का। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कविता के अनुसार स्त्री को गौरव गान करते रहना चाहिए, पत्थर भरने का कार्य ही करना चाहिए। पत्थर भरने की बात तो यहाँ हुई ही नहीं थी, उन्होंने कहा था कि नींव में पत्थर आपको लगाना है, लेकिन ये लिटरली ले गए इसको, है ना। स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा या जननी के रूप में ही रहना होगा। एक तो ये ही वाले जो उत्तर होते हैं ना, ऑप्शन होते हैं, इनसे वैसे ही बचना चाहिए, ये एक तरफा बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा कि अपनी शक्ति को पहचानो, जननी हो तुम। वो जननी कहकर के यहाँ शक्ति को पहचानने की बात हुई है, ना कि ये कि जननी ही रहो बस, बाकी कुछ मत करो, है ना। तो स्वयं की शक्ति को पहचानो, यही बात इन्होंने पैसेज में की है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें, ये अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो। तो यहाँ पे युग निर्माण की बात हो रही थी, ना कि। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इतना टाइम आपको लगेगा नहीं, ये मैं आपको समझा करके चल रही हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। जननी हो संपूर्ण जगत की डैश पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब एक क्वेश्चन आ गया व्याकरण का, तो इसलिए व्याकरण की बेसिक नॉलेज आपको, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, मैंने पता नहीं कितने साल पहले पढ़ी होगी हिंदी, उसके बावजूद दिमाग में क्लिक कर जाता है ना। तो आप थोड़ा सा रिवाइज करके चले जाएंगे, बस अलंकार पढ़ लिया मान लो, या नहीं भी पढ़ा अलग से, तो जब आप ये पैसेज सॉल्व कर रहे होंगे या कविता या गद्यांश पद्यांश सॉल्व करते समय क्या करें, थोड़ा सा गूगल खोल के देख लें, वहीं पढ़ लें, या आपके पास किताब हो तो उससे पढ़ लें, है ना, तो बस हो जाएगा काम। तो ये 38% लोग इसमें जवाब दे रहे हैं, मतलब इसमें आप थोड़े से गड़बड़ कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, कौन सी पंक्ति में पूछा है। जननी हो संपूर्ण जगत की, जो वर्ण जो है या जो अक्षर है उसकी ही आवृत्ति है यहाँ पे, जननी हो संपूर्ण जगत की। तो अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, यमक है। अब पूरे वर्ड की तो आवृत्ति नहीं है, पूरे शब्द की तो नहीं है, किसकी है? वर्ण की आवृत्ति है। वर्ण क्या है या अक्षर क्या है? जो। जननी हो संपूर्ण जगत की, तो वर्ण की आवृत्ति कहाँ आती है? अनुप्रास में आती है, बेसिक बात है ये हमारी, है ना। वो रघुपति राघव राजा राम, तो वो र वर्ण बहुत बार आया है वहां पे, तो अनुप्रास अलंकार है। रूपक, इस रूपक और अनुका इसमें रूपक नहीं, आई थिंक यमक होता है वो, एक बार आप लोग देख लेना, इसको चेक कर लेना कि यमक में जो है ये होता है कि यमक में हम शब्द की आवृत्ति होती है ना, कि अगर हम बात कर रहे हैं उसकी कनक कनकते 100 गुने, तो वो क्या है? मादकता अधिका है, तो वहां पे कनक कनक पूरा वर्ड रिपीट हुआ है, तो वो यमक में चला जाएगा। एक बार इसको श्योरली चेक कर लेना कि यमक में ही होता है, कि रूपक में तो नहीं होगा, वैसे यमक में ही होगा। तो जहां पे वर्ण की आवृत्ति है वो अनुप्रास, अगर शब्द की आवृत्ति है तो हम यमक के साथ चले जाएंगे। जैसे हम अभी एक गाना सुन रहे थे, है ना, याद नहीं आ रहा मुझे, वैसे नाम उसका बी हैप्पी है कुछ, तो पंजाबी गाना था।